अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने सेल्स टैक्स को स्टार्ट किया विच इज़ 25%। उसके एक मोटे मोटे मैं पॉइंट्स आपको बता दूं। बहुत मोटे नहीं हैं, यानी मेन पॉइंट जिसको हम कहते हैं। आ, वो है कि सबसे पहले तो सेल्स टैक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पर्सन पर है। अनरजिस्टर्ड के लिए सेल्स टैक्स नहीं है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि किसको रजिस्टर्ड होना और किसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होना। ये एग्जाम में ये भी हिस्सा है। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, ये आगे जाके पढ़ेंगे भी। कुछ देर के बाद आपको मिलेगा कि किन लोगों को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना है। फिर हमने कहा कि जो सेल्स टैक्स है वो पाकिस्तान के अंदर गुड्स के ऊपर भी है, सर्विसेज के ऊपर भी है। गुड्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने यानी एफबीआर ने लगाया हुआ है, और पांच सूबों ने, चार सूबे और इस्लामाबाद ने, पांच तरह के सेल्स टैक्स सर्विसेज के ऊपर है। जैसे कैटरिंग की सर्विसेज है, होटल सर्विसेज हैं, ये आपके रेस्टोरेंट हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं। इनके ऊपर भी जो टैक्सेस, टेलीफोन हो गया आपका, इनके ऊपर भी टैक्सेस लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स टैक्स आप लोगों से लेते भी हैं, यानी सप्लाई के ऊपर, आपका बेसिक मॉडल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम इनकम के लिए लफ्ज सेल्स सप्लाईज का इस्तेमाल करते हैं। इनकम का लफ्ज यहाँ सेल्स टैक्स में आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, सैलरी नहीं है, आपके जो है वो कैपिटल गेन नहीं है, शेयर्स का नहीं है, इसके अंदर वो नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं है, ये सारी आइटम यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनकम की बजाय बचता क्या है, बिजनेस बचता क्या है इसमें। तो जब सेल करते हैं तो सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर जो है वो होते हैं। तो सेल के ऊपर आप लोगों से, सेल के आपकी इनकम, इसके ऊपर आप टैक्स लोगों से लेते हैं। इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या होता है? आउटपुट टैक्स आपकी इनकम होती है। आउटपुट टैक्स आपकी इनकम समझने कहलाती है। ऐसे समझने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, इनकम नहीं है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। जो आपको पैसा मिला हुआ है, वो पैसा जो आप लोगों को देते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। जैसे आपने परचेज की, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, रॉ मटेरियल बाय किया, बिजली का बिल इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी इनपुट्स कहलाती हैं। तो उस वो जो टैक्स लिया है उसमें से आप टैक्स जो दिया है वो माइनस करते हैं। जो एडिशनल अमाउंट होती है वो आप इसको दे देते हैं गवर्नमेंट को। तो इस तरह वो लोग जो टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये टैक्स उन पे बर्डन नहीं बनता, बल्कि वो आगे शिफ्ट कर देते हैं। इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा तो वो मैन्युफैक्चरर से ले लेगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से, होलसेलर आगे रिटेलर से, पूरी चेन से होती है। इंपोर्टर कौन होता है? जो इंपोर्ट करता है। लोग ट्रेडर कौन होता है? जो लोकल परचेज करता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आपस में एक चीज़ बनाता है, नई चीज़ बनाता है, उसका यूज चेंज कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसको मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर किसी एक इलाके की डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं कि इस इलाके में जितनी भी सेल होगी मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। होलसेलर क्या होता है? आगे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मुख्तलिफ होलसेलर होते हैं जिनको वो सप्लाई दे देता है। राइट? जैसे लाहौर लाहौर के समझे कि 6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हो सकता है किसी के पास 500 होलसेलर हों, 600 हों। फिर वो होलसेलर से रिटेलर चीज़ें लेके जाते हैं। ये पूरी सप्लाई, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये सारे लोग आपस में क्या करते हैं, बर्डन शिफ्ट करते रहते हैं। ये बर्डन वहां जाके रुक जाता है, उस जगह पर रुक जाता है जो उसको डायरेक्ट यूज कर ले। इसको हम एंड कंज्यूमर कहते हैं। एंड कंज्यूमर से मुराद मैं और आप सिर्फ नहीं है। हर वो शख्स बेशक कारोबार है जो उसको अपने इस्तेमाल में ले आए। राइट? वो आगे उसको हम कहते हैं यहाँ पर टैक्सेबल एक्टिविटी रुक गई है। यहाँ टैक्सेबल एक्टिविटी क्या हुई है? तो जब टैक्सेबल एक्टिविटी रुक जाती है तो वहां पर क्या होता है कि हम उसकी वो शिफ्टिंग खत्म हो जाती है। वहां पर जाके शिफ्टिंग, वो फिर उसका बर्डन बन जाता है। ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। राइट? हाँ, हमने फिर सवाल यहाँ पर आगे जाके आएगा कि वो लोग जो प्लांट और मशीनरी खरीद के टैक्सेबल गुड्स बनाते हैं, उनके लिए क्या ये प्लांट, क्योंकि अब प्लांट के तो वो कंज्यूमर हो गए, प्लांट तो उन्होंने आगे बेचना नहीं है। प्लांट तो नहीं बेच रहे ना आगे। तो जब आप बेचेंगे नहीं तो हम कहेंगे यहाँ टैक्सेबल एक्टिविटी रुक गई है। लॉ कहता नहीं, ये अभी भी टैक्स, ये प्लांट अभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये आगे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है आगे?
लेकिन फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीद खरीद लिया, मसलन उस और उसी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग फर्नीचर पे बैठते हैं, चेयर्स हैं, तो कहता है ये चेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। वो कहता है ये चेयर्स अब टैक्सेबल एक्टिविटी यहाँ एंड हो गई है। लेकिन वो मशीनरी जिसके ऊपर आप चीजें बना रहे हैं, वो प्लांट या मशीनरी बना रहे हैं, इसके ये टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है, हो रही है, ये हो रही है। समझ आ रही ना? एंड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फिर हमने कल एक और बात की कि अगर आप रजिस्टर्ड से खरीदेंगे, रजिस्टर्ड को बेचेंगे, तो ये वाला मॉडल बेसिक ही चलेगा। ये ही वाला मॉडल चलेगा, रजिस्टर्ड से खरीदी, रजिस्टर्ड को बेची, कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। आप लोगों से टैक्स लेंगे भी, लोगों को टैक्स देंगे भी। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको बुखार नहीं चढ़ा होगा। लेकिन जब आप इस सेल्स टैक्स रजीम से निकल के लोगों से डील करने की कोशिश करेंगे जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो कि उनको जब सेल करेंगे तो नॉर्मल टैक्स के अलावा 4% फर्दर टैक्स भी देंगे। दो टैक्स आपको देने पड़ेंगे, आउटपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स, आउटपुट टैक्स प्लस ये देना पड़ेगा। और जब इनसे चीजें खरीदेंगे, अगर आपने टैक्स दिया हुआ तो वो जाया हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो इनके साथ डील करने में आपको मसला आएगा, इसलिए एग्जाम में आपने तसल्ली से देखना है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने की थी। हमने कहा साहब ये बताएं कि ये जो हम काम करते हैं इनके साथ, तो क्या आप हम हर जगह पर हमसे फर्दर टैक्स लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हर जगह पर हम आपसे फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो एंड कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो हम आपसे फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। क्या मिसाल इससे? देखिए, मैं फर्नीचर बेचता हूँ, ठीक है। जब मैं मेरी बात को जरा गौर से सुनना है आपने। अब मैं थोड़ा सा पोर्टल के ऊपर बात करने लगा हूँ। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी है। देखिए, एक साहब हैं जो फर्नीचर बेचते हैं। क्योंकि सेल्स टैक्स के लिए ना पोर्टल को समझना बड़ा जरूरी है कि सेल्स टैक्स का जो पोर्टल वो बिहेवियर कैसे है। ये सॉफ्टवेयर है आयरस का। आयरस का सॉफ्टवेयर है, आप इसमें डेटा करते हैं कि मैंने सेल की है। वो कहता है किसको की है, रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को। ये पहले सवाल होगा, रजिस्टर्ड को की है। आप कहते हैं जी मैंने रजिस्टर्ड को सेल की है। वो कहेगा इसका एंटीएन दो। आप उसका एंटीएन डालेंगे, सॉफ्टवेयर फौरन चेक करेगा क्या ये एटीएल में है या नहीं है, ये मेरे पास इस वक्त एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, फाइलर है या, तो ये चेक करेगा पहले। ये कहता है जी ये फाइलर है, और वो आपके ऊपर, इसके ऊपर 18% सॉफ्टवेयर खुद ही टैक्स लगा देगा जो भी प्रोडक्ट है। ये आपकी आउटपुट कैलकुलेट। आप कहते हैं कि नहीं, आप कहते हैं सॉफ्टवेयर को मैंने सेल की है अनरजिस्टर्ड को। किसको की है? अनरजिस्टर्ड को। वो आपसे पूछेगा कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये कौन है, क्या एंड कंज्यूमर है, क्या गवर्नमेंट है ये? समझ आ रही? क्या ये एंड कंज्यूमर है, क्या ये गवर्नमेंट बॉडी है कल जो हमने पढ़े थे? क्या तुम जो सप्लाई कर रहे हो वो वॉन क्लॉथिस हैं? क्या ये रिटेल गुड्स हैं? तुम रिटेलर हो। आप इसमें से किसी चीज को क्लिक कर देंगे ना, किसी चीज को टिक कर देंगे, तो वो आपके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगाएगा, आपसे मजीद फर्दर टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड को टिक कर रहे हो कि ये अनरजिस्टर्ड है, इसका एंटीएन नहीं है, और इनमें से भी किसी को टिक नहीं करते, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके वो जो सप्लाई है उसका 4% क्या करेगा, आपके फर्दर टैक्स ऐड कर देगा। आप कहेंगे नहीं, हो कहेगा नहीं, ये होना है भाई,
वो आपसे पूछेगा नहीं, कहेगा इसका तुम्हें 4% फर्दर टैक्स। अगर ये अनरजिस्टर्ड है और इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, इस कैटेगरी में फॉल, तो फर्दर टैक्स लगेगा। हाँ, अगर इन अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो इनमें से कोई चीज है, या तो ये रिटेल गुड्स है, या तो ये शैम्पू टूथपेस्ट वगैरह आगे लिस्ट आएगी, या वो है, राइट, या ये एंड कंज्यूमर है। अच्छा, आप कहते हैं सर ये एंड कंज्यूमर का कैसे पता चलेगा कि ये एंड कंज्यूमर है? भाई जब आप सेल करते हैं तो उससे पूछते हैं भी तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो कहता है जी मैं फलां दफ्तर से आया हूँ और मैंने ये फर्नीचर वहां इस्तेमाल करना है। कहता है नाम दिखाओ अपना, नाम पूछते हैं, लिख लेते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेके वो कहते हैं जाओ। तो सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि ये एक मेरा एंड कंज्यूमर था, तो फर्दर टैक्स वो नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो शख्स कहे कि मैं ये फर्नीचर आगे बेचता हूँ, फलां दुकान से आया हूँ, हमने चेयर्स बेचनी है, तो वो एंड कंज्यूमर तो ना हुआ। तो उस सूरत में सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसके ऊपर 4% लगा देगा। ये बात समझ आ रही है क्या नहीं आई? तो इसलिए जब आप टोटल अनरजिस्टर्ड की सप्लाई होगी, तो अनरजिस्टर्ड में आप दो हिस्सों में इसको अलग अलग करेंगे एग्जाम के अंदर। एक हिस्सा वो जो कि इनके अंदर फॉल नहीं करता, उसके ऊपर आप 4% लगाएंगे। और इस टोटल सप्लाई में से जो सप्लाई इन लोगों को की गई है या इन आइटम्स की है उनको निकाल देंगे, उस पर फर्दर टैक्स। अब समझ आई बात क्या नहीं? कल किसी ने मेरे से पूछा सर इसको एक्सप्लेन कर दे, क्लियर हो गई है? तो जब भी अनरजिस्टर्ड को सेल आएगी, क्या आएगी? फर्दर टैक्स का ताल्लुक सेल के साथ है, परचेज के साथ है। इसको गलती से परचेज के साथ कनेक्ट नहीं करना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात भी हमने कर ली। फिर हमने कहा कि सेल्स टैक्स कहाँ कहाँ लगता है पाकिस्तान में। तो हमने कहा इंपोर्ट के टाइम के ऊपर, क्या कब लगता है? इंपोर्टर क्यों लगेगा? जो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करता है, इन सब के ऊपर वो टैक्स लगेगा। सही है। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है कि क्या एफबीआर ज्यादा या कम टैक्स लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, ज्यादा। अच्छा, कल मैंने शेड्यूल की बात की थी, एक कल मैंने शेड्यूल की बात की थी थर्ड की, एक मैंने की थी सिक्स की, और एक मैंने की थी फिफ्थ की। थर्ड जो है ये टेल गुड्स है। ये बात आपने जेहन में रखनी है। ये क्यों रिटेल गुड्स है? क्योंकि इसमें भी आर आता है और इसमें भी आर आता है, ये ऐसा नहीं है। और सिक्स शेड्यूल एग्जेम्प्ट गुड्स है। सिक्स शेड्यूल क्या है? एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जामिनर सिक्स शेड्यूल कह दे या एग्जेम्प्ट गुड्स कह दे, एक ही बात है। सही है। और फिफ्थ शेड्यूल क्या है? जीरो रेटेड। आप जब भी आपका रिफंड होगा एग्जाम में, वो इसी की वजह से होगा। एग्जाम में रिफंड जब भी आएगा वो इस शेड्यूल की वजह से ही आएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो आर आता है, तो ये रिटेल हो गया। इसमें सिक्स में एक्स आता है, तो इसमें भी एक्स आता है, ये भी इसके साथ मैच कर गया। जीरो में ये आता है जीरो, और इसमें फिफ्थ है तो इसको गोल कर लें। सही है, ठीक है ना? ऐसे कर लें तो बहरहाल फिफ्थ क्या है? जीरो रेटेड है। तो नहीं, कल मैंने बड़ा तफसील से बताया था आपको कि एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड में क्या फ़र्क होता है। आप अगर एग्जाम्प्ट गुड्स को बेचेंगे, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कल, कि हो सकता है जो आप चीज़ बेच रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जिन चीज़ों से बनाई है वो एग्जाम्प्ट नहीं थी। जब एग्जाम्प्ट गुड्स आप बेचते हैं ना, तो ये समझे एग्जाम्प्ट गुड्स क्या है? ये आग का दरिया है, इसमें जो चीज़ गिरती है तबाह हो जाती है। आप एग्जाम्प्ट गुड्स बनाए, ठीक है, इस एग्जाम्प्ट गुड्स के अंदर जो कुछ डालते जाएंगे आपका सेल्स टैक्स खत्म होता जाएगा, तबाह हो जाएगा, राइट। जीरो रेटेड मैंने एग्जांपल दी थी जैसे एक्सपोर्ट की है। आप टैक्स कहाँ कहाँ से रिकवर कर सकते हैं? या तो लोगों से ले लें, सेल करके ले लें, या गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। रिफंड किन सूरतों में मिलेगा? उसकी आइटम लॉ ने फिफ्थ शेड्यूल में दी हुई है।
उन तमाम आइटम जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपको टैक्स देगी, आपने लोगों से नहीं लेना, वो कहाँ पर है? फिफ्थ शेड्यूल में है। ये बात आपने याद रखनी। किसमें है? फिफ्थ शेड्यूल। जब आपने गवर्नमेंट से टैक्स लेना है, क्या लेना है? लोगों से टैक्स। फिफ्थ शेड्यूल से क्या मुराद है? डू नॉट टेक टैक्स फ्रॉम द पीपल। डू नॉट टेक टैक्स फ्रॉम द पीपल रादर देन टेक रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बात जहन में रखिएगा। ओके। ओके। अब आता है जी, एफबीआर ज्यादा या कम टैक्स लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। ये है जी वो आइटम्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने 25% टैक्स लगा दिया हुआ है। 18 की बजाय 25% टैक्स लगा दिया हुआ है। कौन कौन सी है जी? जूसेस। लेकिन इसमें देखिएगा, सेल्स टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स। ये बात शर्त है कि इंपोर्टेड होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट कर लें। यानी आप पाकिस्तान में यहाँ कस्टम डिपार्टमेंट है। अब जब आप इंपोर्ट करेंगे किसको? जूस को, गाड़ियों को, चॉकलेट्स को, सिगरेट्स को, टिश्यू पेपर, फर्नीचर, शैम्पू और ज्वेलरी, तो उस वक्त से कस्टम वाले आपसे 25% टैक्स लेंगे। 18% टैक्स। आप जब इन चीजों को आगे पाकिस्तान में सप्लाई करेंगे तो आप भी लोगों से कितना लेंगे? 25% टैक्स लेंगे। वैसे मैंने एक 100 रुपए की चीज इंपोर्ट की, आगे बेच दी 200 रुपए की, तो 200 का 25% कितना हो गया? 50। तो मेरा आउटपुट हो गया 50। मैंने डिपार्टमेंट को कितना दिया है? 25। इसका 25%। तो मैं माइनस करूंगा और 25 रुपये में गवर्नमेंट को जमा करवा दूँ अपने पैसे। यानी सेल्स टैक्स का मॉडल ही है, जो दिया है वो रिकवर कर लो, या तो लोगों से या गवर्नमेंट से। लेकिन अगर एग्जाम्प्ट गुड्स बनाओगे तो खम नहीं, नहीं होगा भाई, खत्म होगी बात। बस कोर्स में अगर ऐड कर देंगे। ये एक चीज को समझे। सिक्स, अगर आपने इंपोर्ट करके किसी चीज को या लोकल खरीद के एग्जाम्प्ट गुड्स बना दी तो सेल्स टैक्स खत्म हो गया। ना आप ले सकते हैं, ना आपको पिछला रिफंड हो सकता है। एग्जाम्प्ट गुड्स में सेल्स टैक्स खत्म हो जाता है। समझ आ गई है? ओके। क्लियर होगी बात। यहाँ पर क्या चीज आपको बताई है? 25% टैक्स। तो इन आइटम को रट्टा लगाना है। क्या करना है? क्रैम करना है इनको। रट्टाबाजी यहाँ करनी है आपने। ओके। देखिए, इसको याद कैसे करना है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। सुबह उठे, जूस पिए इंपोर्टेड, पीता है ना बंदा, सुबह उठता है। कुछ लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं सुबह उठ के। तो या पहले स्टेप के ऊपर, जैसे आप समझे चरसोलिए हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या लगाएं? सूटा लगाएं। राइट। उसके बाद क्या करें आप? नहीं, बाथरूम में है आप टिश्यू पेपर इंपोर्टेड यूज करें। स्टेप नंबर 2। अक्सर लोग बाथरूम में जाके सिगरेट पीते हैं। होटल में पब्लिक, सुबह सुबह किसी होटल में जाए ना, या पब्लिक टॉयलेट में से धुएं निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने सुबह सिगरेट पिया, बाथरूम गए, बाथरूम के बाद आपने टिश्यू इस्तेमाल किया इंपोर्टेड, वहीं आप नहाए भी। राइट। तीसरा स्टेप भी आ गया। ठीक है। उसके बाद आप वापस आए अपने रूम के अंदर, तो आपने जूसेस पिए स्टेप 4 के ऊपर। राइट। जूसेस पिए, फर्नीचर पे बैठे, फर्नीचर पे बैठ के पिए आपने। जो फर्नीचर था वो भी इम्पोर्टेड था। राइट। ज्वेलरी पहनी आपने। ज्वेलरी लड़के भी पहनते हैं ना, ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी पहनी। और उसके बाद चॉकलेट उठाई अपनी। राइट। और गाड़ी में बैठे और ऑफिस चले। ये आपके सारे स्टेप्स थे सुबह के। मॉर्निंग वॉक इसमें है कोई नहीं। सही है। तो ये सारी आइटम्स क्या है? जूसेस। राइट। सबसे पहले सिगरेट, उसके बाद टिश्यू पेपर, फिर शैम्पू, उसके बाद जूसेस, फर्नीचर पे बैठे, गाड़ी में बैठे, चॉकलेट खाई और ऑफिस चले। तो इन आइटम्स के ऊपर कितना टैक्स है? लेकिन अगर आप लोकल शैम्पू लेंगे, लोकल शैम्पू लेंगे तो उसके ऊपर 18% टैक्स होगा। उसके ऊपर 18% टैक्स होगा। अच्छा जी, लोकली मैन्युफैक्चर गुड जो है वो आप, अच्छा उसके बाद है
25% सेल एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड गुड्स। गुड्स कौन सी हैं? ये सारी की सारी गाड़ियां ही हैं। व्हीकल 1400 सीसी और अबव, इसके ऊपर कितना है? 25%। व्हीकल इफ सेल प्राइस इज एक्सीड 4 मिलियन, 25%। डबल कैबन पिकअप्स जो है उनके ऊपर भी 25% से, यानी इनको लग्जरी आइटम्स में लिया जाता है। एक बंदे के हलक से नीचे लोकल जूस नहीं उतर रहा, तो फिर दे ना, 25% टैक्स दे। अगर वो कहता है मैं इम्पोर्टेड चॉकलेट ही खाऊंगा। एक दफा मुझे ना ये कारफोर में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां मैंने देखा कि बेल्जियम के केले का जूस पड़ा हुआ था। मुझे क्या ख्वाहिश आई कि मैंने वो खरीद लिया। मैंने कहा यार कमाल, कि मैं इम्पोर्टेड जूस जो है वो पीऊंगा। महंगा भी था काफी। मैंने एक घूंट भरा, सारा दिन मेरे मुंह का जायका खराब रहा। वो काफी देर से था, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए थे, कहाँ से चला, किन जहाजों से, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स फौत हो चुके हुए थे, उनके नाना दादा फौत हो चुके हुए थे। इतनी मुझे आवाज आ रही हुई कि मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी। इसके अलावा जो है वो उन्होंने इम्पोर्टेड मोबाइल के ऊपर भी 25% टैक्स लगा दिया हुआ है। ये जो सीबीयू होता है ना, इसका मतलब है कि पूरे का पूरा ऐसे ही खरीदा है। कंप्लीट बिल्ट इन यूनिट, पूरे का पूरा। एक होता है असेंबलीज। असेंबलीज कहते हैं स्टीयरिंग आ रहा है, टायर अलग आ रहे हैं, सीटें आ रही हैं, कुछ लोग पार्ट्स भी बाय करते हैं। तो जब सीबीयू का वर्ड आएगा तो कंप्लीट बिल्ट इन यूनिट, यानी पूरे का पूरा एज इट इज इस्तेमाल होगा, ट्रेडेबल आइटम जो उसको सीबीयूज कहते हैं। अच्छा, जो एट शेड्यूल है ना, ये रिड्यूस रेट्स में आता है। ये एट शेड्यूल जो है ये क्या है? रिड्यूस है। देखें इसको कैसे याद करना, ये सिफर है ना, ये वाला, इसको आप रिड्यूस कर दें तो 8 हो गया। ठीक है, आधे आधा कर दें इसको ना, तो 8 ऐसे ही होता है ना। सही है, तो इसको क्या है, एट शेड्यूल। यानी अगर आपसे कोई पूछे यार सेल्स टैक्स के कम रेट्स कहाँ मिलेंगे, तो आपने फौरन कहना है इधर देखो, ऐसे इधर रिड्यूस, यानी कहाँ देखना है? एट शेड्यूल, वहां कम, वहां 18% से ऊपर रेट कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इस शेड्यूल्स को, क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनर बता देता है। अक्सर एग्जामिनर आपका सर रेट से क्या मुराद है? अभी रेट से मुराद है खरीदोगे जो बेचोगे यही रेट लगेगा। खरीदोगे जो बेचोगे, जहां कुछ नहीं पता वहां आपने 18% ही लेना है। अनरजिस्टर्ड को सेल करोगे तो कुछ नहीं पता, तो फर्दर टैक्स लगना ही लगना है। सादा रूल है, सादा रूल है। अनरजिस्टर्ड को बेचोगे तो सेल्स टैक्स भी लगेगा, फर्दर टैक्स भी लगेगा। देखिए फर्दर टैक्स सेल्स टैक्स है, लेकिन मैं बोलूंगा अलग ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि फर्दर टैक्स कोई और चीज है, ताकि आपको समझ आ जाए। आप अनरजिस्टर्ड को सेल करोगे तो सेल्स टैक्स भी लगेगा, फर्दर टैक्स भी लगेगा, वो लगेगा लगेगा। अच्छा जी, 1% ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच हैज सच एज इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हाँ, लॉ ने ये कहा है कि ये, इसमें रिफंड नहीं हम आपको देंगे, क्योंकि रिड्यूस रेट है, तो इसलिए उन्होंने कहा हम आपको इसका रिफंड या एडजस्टमेंट, वो 1% फाइनल होगा। यानी रिक्शे वाले ने इंपोर्ट किया इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो उसने 1% दे दिया। नहीं, लोकली मैन्युफैक्चर, सॉरी, लोकली मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट नहीं। उसने लोकली रिक्शा बनाया या मोटरसाइकिल बना ली, तो गवर्नमेंट को 1% दे देगा बस। इसके अलावा कोई पाकिस्तान में और इसके ऊपर टैक्स, यानी इससे मुराद है सप्लाई चेन के ऊपर ये स्प्रेड नहीं होगा ये। जैसे आम तौर पे आपने एक बंदे ने लकड़ी इंपोर्ट की, वुड इंपोर्ट की, उसने टैक्स दे दिया। उसने टेबल बना दिया, इसने टेबल बनाने के अंदर क्लॉथ बाय किया, बिजली का बिल जमा करवाया, कील खरीदे, पॉलिश खरीदी, सबको टैक्स दे रहा है। इसने आगे टेबल बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट, उससे टैक्स ले लिया, जितना इसने दिया उससे रिकवर कर लिया, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने वो जो टैक्स था, जितना उसने इसको दिया, उसने आगे होलसेलर को बेचा, उससे अपना टैक्स रिकवर किया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसने गवर्नमेंट को दे दी। होलसेलर ने आगे रिटेलर को, रिटेलर ने मुझे बेच दिया। तो यहाँ पूरी सप्लाई चेन दे रही है। जब लॉ लॉ कहता है ना कि ये फिक्स है, तो फिर वो आगे शिफ्ट नहीं होता। जैसे मोबाइल फोन का है ना, आप कभी भी मोबाइल फोन खरीदेंगे ना, तो आपको सेल्स टैक्स की इनवाइस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फिक्स टैक्स होने लगा दिया अब। जब टैक्स किसी स्टेज पे फिक्स लग जाए तो वो आगे नॉर्मली शिफ्ट नहीं होता।
वो आपको फिर इनवाइस नहीं देंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टर इंपोर्ट करेगा टैक्स दे देगा, मैन्युफैक्चरर मोबाइल बनाएगा टैक्स दे देगा, आपको नहीं आगे शिफ्ट करेगा वो, बस वो चलता जाएगा आगे। ये भी एक तरीकेकार होता है। अच्छा जी। हाँ जी। जहां पर फिक्स टैक्स लगा दिया जाता है ना, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर सिर्फ इम्पोर्टर कर देता है, इम्पोर्टर टैक्स देता है और मैन्युफैक्चरर टैक्स दे देता है, ये इम्पोर्टेंट मोबाइल की हम चले बात कर लें। जब ये टैक्स दे देगा ना, तो ये अगले बंदे को जब चीज बेचेगा उससे टैक्स नहीं लेगा ये, सिर्फ मोबाइल की बात कर रहा हूँ। तो उसे टैक्स नहीं लेगा, सेल्स टैक्स नहीं लेगा, वो कोई नहीं लेगा टैक्स से। आप कभी भी देखें मोबाइल फोन की, आपको कभी सेल्स टैक्स की इनवाइस नहीं मिलती। जी सर, वो जो होता है कि बाइक से मंगवाया तो टैक्स ज्यादा लगे है। वो पीटीए की बात कर रहे हैं, वो पीटीए और चीज है, हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जहां भी मेरा टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो मैं आगे शिफ्ट करूंगा, फिर लिखूंगा नहीं लेकिन कॉस्ट में तो ऐड करूंगा। आप लिख नहीं सकते, वो गुनाह होगा, इलीगल होगा। अगर कुछ चीज एग्जेम्प्ट है जिसका बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, अब कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, फिर वो गलत है। हाँ, इंपोर्टर ही पे करेगा लेकिन वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देता है प्रैक्टिकली। हाँ, इनडायरेक्ट वे आगे शिफ्ट हो ही रहा है। शिफ्ट हो रहा है वो, लेकिन हम सवाल में करेंगे कि नहीं करें। अच्छा जी, इसी तरह 8.5% है ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अप टू 1800 सीसी जो है इसके ऊपर, एंड 12.75% इन केस उससे बड़ी गाड़ियों के ऊपर ये है। नहीं, मैंने कहा इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, एग्जाम में मैंने कभी देखे नहीं है, क्योंकि फाइनल में वैसे ही किताब ओपन बुक होता है एग्जाम, तो वहाँ इसलिए तो वहाँ से आप कंट्रोल एफ करते हैं, कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा होता है, वहाँ कंट्रोल एफ करके सर्च कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है 8 शेड्यूल की आपको आइटम्स कब मिलेंगी ये एग्जामिनर बता देता है, एग्जामिनर बता देता है इसकी आइटम्स को, बहुत कम आइटम्स है इसमें, कुछ नहीं है नहीं। थर्ड शेड्यूल में, थर्ड फिफ्थ शेड्यूल में आपको याद करवाऊंगा, 2 शेड्यूल याद कराऊंगा, और 6 शेड्यूल बहुत बड़ा है, उसकी मेन आइटम याद करेंगे, आइटम यहाँ याद करनी पड़ेगी कि किसकी क्या कंडीशन है। अच्छा जी, 12.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सीबीयू, ठीक है, कंप्लीटली कंडीशन अप टू 50 किलोवाट बैटरी उसकी अगर आप लगाएंगे। 1% ऑन मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर द ड्रग एक्ट, ये वो ड्रग्स नहीं है, चरस हीरोइन की बात नहीं कर रहा, मेडिसिन की बात कर रहा है। मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट including raw materials for the production of pharmaceutical products, this said 1% shall be final, ये देखें कह रहा है ना, ये फाइनल होगा। 3% on import on supply of locally manufactured jewelry articles of precious, आजकल जो ज्वेलरी है वो तो तकरीबन खत्म हो चुकी हुई है हमारे पास, गोल्ड वगैरह जो है, अब तो आर्टिफिशियल बची है, उसकी बात कर रहा है। 10% इम्पोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स लैपटॉप नोटबुक इन सीबीयू, इसके ऊपर 10% है। 10% ऑन पेन पेंसिल्स एंड शार्पनर्स, पहले ये एग्जाम थी, वालेकुम सलाम, पहले ये एग्जाम थी, अब इसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तुम पढ़ते लिखते थे, अब तो तुम लिखते ही कुछ नहीं हो, अब तो मोबाइल पे लगे रहते हो, तो दफा हो, टैक्स तो दो ना। तो इसलिए अब इन्होंने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, लेकिन कम है। अच्छा जी, मोबाइल के ऊपर मैंने बता दिया आपको, फिक्स टैक्स लगा दिया हुआ है, फिक्स टैक्स नहीं, ईंटों के ऊपर, ये जो ईंटें हैं ना इनका मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। गवर्नमेंट नॉर्मली वहां फिक्स टैक्स लगाती है जहां टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो, लोग टैक्स चोरी करते हो ना, वहां फिक्स टैक्स लगा देती है। ये देख रहे हैं बट्टा, क्या पंजाबी में तो पट्ठा बह गया है, ये इसी से निकला हुआ लफ्ज, उसका पट्ठा बह गया है। ये पट्ठा बहने से ये मुराद होती है कि ये देख रहे हैं ना, सारा जो है इसमें ईंटें लगी हुई होती है इसके अंदर, नीचे आग जल रही होती है, ये सारा जो है अंदर इसके आग शाग लगी होती है, ईंटें पक रही होती है। तो कभी बारिश हो जाए ना खुदा ना खासा बहुत ज्यादा, तो इनकी ईंटें होती हैं कच्ची, वो जितनी ईंटें बनाई होती है ना वो थारी थारी दोबारा मिट्टी का ढेर बन जाता, राइट।
और इनकी जो छत होती है ना बाद का, तो वो क्लैप्स करती है, गिर जाती है, और वो सारा नीचे से जो इनकी भट्ठी होती है ना वो भी हो जाती है, और ऊपर से ये मिनारा सा भी गिर जाता है। तो उन्होंने कहते हैं पट्ठा ही बह गया मेरा, यानी मेरा पट्ठा, वो पट्ठा चल रहा था ना, पट्ठा बह गया, ये इसको वो कहते हैं। अब ये करते क्या थे कि जब इनसे सेल्स टैक्स लेने जाते थे ना, तो उसको कहते यार हम तो ईंटें बना नहीं रहे, वो कहता नहीं तुम बहुत ईंटें बना रहे हो, कहता आओ। तो उसको भट्ठी दिखाने जाते थे, उसको बंदे को नीचे फेंक देते थे। तो उन्होंने ढूंढना कि सेल्स टैक्स वाला बंदा गया था, वापस नहीं आया, उन्होंने कहा जी इधर तो आए कोई नहीं। वो तो बेचारा ईंट बन चुका होता था। तो अक्सर ये लोग इस तरह की इनकी कार्रवाइयां नजर आती थी। ये कोई आम लोग नहीं होते, ये बड़े खास लोग होते हैं पाकिस्तान के, लड़ाई झगड़ा करने वाले गन्ने, इनके पट्टे छठे इनके होते थे, लड़ाई झगड़े वाले बंदे। तो इनसे इनकी इन बातों से, इनकी इतनी अच्छाई को पसंद करते हुए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा जो बंदा भी जिसका पट्टा जो है वो सिंध में होगा, केपी के बलूचिस्तान में होगा, वो हर महीने हमें 7,500 रुपया देगा। उसकी उसका पट्टा बैठ जाए, उसका पट्टा चल रहा हो, उसने 7,500 रुपया हमें हर महीने फिक्स देना है। पंजाब और जेलम वगैरह में 12,000 है, लाहौर इस्लाम जो ये तीन शहर हैं यहाँ पर साढ़े। वैसे भी उन्होंने भट्टे इनके इन शहरों में तो वैसे ही मना है, आप चला नहीं सकते, पोल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन अगर चला रहे हैं तो फिर ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये समझ आ गई बात की। तो ये चीज फिक्स टैक्स, ये ब्रिक्स के ऊपर मैंने आज तक नहीं देखा एग्जाम में, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए। यानी अच्छा, ये जो लोग परसेंटेज होती है ना, इसको एड वैलरम कहते हैं इंग्लिश में। एड वैलरम इस तरह का लफ्ज होता है, यानी बाय परसेंटेज, जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम लगाएंगे। ये इसको एड वैलरम नहीं कहते, इसको कैपेसिटी टैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ये इसकी ये कैपेसिटी है, उसको इतने ऊपर लगा दो, ये फिक्स लगा हुआ होता है। ये भी आगे लोगों को सेल्स टैक्स इनवाइस नहीं देते, बस इन्होंने देना है। ये आगे से लोगों से चार्ज नहीं करते। समझ आ रही है ना? कौन टैक्स देगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो सेल करेगा, इंपोर्ट करेगा और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है ये। व्हेन टू पे, कब पे करेंगे? जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब इंपोर्ट करेंगे या रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स किसको का देंगे, किसको देंगे? गवर्नमेंट को कैसे टैक्स जाएगा? गवर्नमेंट को कैसे टैक्स जाएगा? जब इंपोर्ट करेंगे, कस्टम वाले आपका टैक्स जमा करवा देंगे। और जब आप जो है पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करेंगे, अच्छा इसकी रिटर्न हर महीने होती है, इनकम टैक्स में सालाना होती है ना, इसकी हर महीने होती है, इसकी मंथली होती है। तो मंथली आपकी आउटपुट है 100 रुपया और आपकी इनपुट है 25 रुपये, तो आप क्या करेंगे? ये 75 रुपये जमा करवाएंगे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं जरा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पोर्टल को यहाँ बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझना जरूरी। ये समझे कि आपका सॉफ्टवेयर है आयरस, इसको ध्यान से समझना आप। इसमें एक बायर है और एक सेलर है। ये दोनों अपनी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और डालेंगे। सेलर बताएगा, ये मसलन समझे कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये कहेगा सॉफ्टवेयर में जाके कि मैंने मिस्टर ए को 100 रुपए की सेल की है, और मिस्टर बी को, और उसका एलटीएन जो है वो 123 है। और ये इनवाइस दे देगा मिस्टर बी को, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दे या मैनुअल दे, जो भी होगा इनवाइस उसको दे देगा। मिस्टर बी कहेगा कि मैंने 100 रुपए की चीज़ खरीदी मिस्टर ए से, जिसका एनटीएन जो है वो 345 है, राइट।
आपके ख्याल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन, अब हमारी डेट क्या है लास्ट, वो है 15 अगले महीने की। यानी अगर जनवरी है ना आपका, तो 15 को इसकी लास्ट डेट होगी। आप इसमें से मुझे बताएं कि पहले किसको सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, सेलर को या बायर को? सेलर को। क्यों? भाई जैस अगर बायर पहले ही सॉफ्टवेयर में डालेगा कि मैंने चीज खरीदी है, तो सॉफ्टवेयर कहेगा भाई बेचने वाला तो क्लेम ही नहीं कर रहा मैंने चीज बेची है। बेचने वाला तो क्लेम ही नहीं कर रहा कि मैंने बेची है, तुम कैसे कह रहे हो मैंने खरीदी है? या अगर वो इनवाइस डाल देगा तो सॉफ्टवेयर वेट करेगा कि वो इसकी इनवाइस आ जाए 15 तारीख तक। समझ आ रही? ये बात गौर से सुननी है। नॉर्मली ए ही पहला स्टेप होगा कि ए अपनी इनवाइस जो है इसमें डाल देगा कि मैंने फलां शख्स को इतनी चीजें बेची है। राइट? अगर वो उसका एनटीएन नहीं देगा तो सॉफ्टवेयर उसको 4% फर्दर टैक्स लगा देगा। अगर वो एच ए कहेगा मैंने 100 रुपए की चीजें बेची हैं और एनटीएन का नंबर नहीं डाल रहा बायर का, तो वो फर्दर टैक्स लगा देगा। नॉर्मल भी लगाएगा, कहेगा दो फिर फर्दर टैक्स। अगर तुम उस बंदे का मुझे नाम पता नहीं बता रहे, इसका मतलब वो सेल्स टैक्स में नहीं है। राइट? तो फिर क्या करो, फर्दर टैक्स भी दो मुझे। जब ये उसका नंबर दे देगा तो फिर सॉफ्टवेयर इससे क्या करेगा, कहेगा वो रजिस्टर्ड है, इससे सिर्फ नॉर्मल टैक्स लेगा। इस ओके, समझ आ गई? फिर उसके बाद बायर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, तो सॉफ्टवेयर दोनों को ओके कर देगा। कहेगा लो भाई तुम दोनों मेरी तरफ से क्लियर हो, तुम दोनों सेल्स टैक्स रिजीम में थे, दोनों ने सही काम किया, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी कोई कुछ नहीं होगा। आगे ये हो सकता है कि सेलर जो है वो अपनी इनवाइस ना डाले लेकिन बायर अपनी इनवाइस डाल दे सॉफ्टवेयर के अंदर। क्या करें? वो इसको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर, न्यूमेरिकल में नहीं। न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकली ये है कि जब बी अपनी इनवाइस डाल दे, बी ने अपना स्टेप ले लिया, ए नहीं शो कर रहा इनवाइस को, तो सॉफ्टवेयर इसकी इनवाइस को नहीं मानेगा, इसको इनपुट नहीं देगा। क्योंकि ये इनपुट क्लेम करने की कोशिश कर रहा है ना। कहेगा तुम्हारा वो बंदा मुझे टैक्स नहीं दे रहा जिससे तुमने चीजें खरीदी हैं, तो इसका इनपुट जाया कर देगा। जाया नहीं होता यहाँ। वो इसे कहेगा कि तुम ए से कांटेक्ट करो, नीचे नोट आता है इनका ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी। क्रेस्ट में डिस्क्रिपेंसी आ गई, गलती हो गई क्रेस्ट में। सॉफ्टवेयर है, ये है कंप्यूटराइज्ड रिस्क एवेल्यूएशन सेल्स टैक्स सिस्टम, इस तरह का है ये एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर चलता है, तो उसको डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, गलती। क्रेस्ट क्या है, एक गलती बताएगा, क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी। वो बताएगा इसे कि भाई ये गलती हो गई है इसके अंदर, तो क्या करो, इसको ठीक करो, यानी उससे कांटेक्ट करो। इसको कितना टाइम मिलता है बायर को, 6 महीने। इस महीने के अलावा फर्ज करेंगे जनवरी की इनवाइस थी, तो इसको 6 महीने मिल जाएंगे। ये 6 का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं 6 साल तक, क्योंकि यहाँ मंथली पे चलता है, तो यहाँ 6 महीने तक। तो जनवरी को छोड़ दें अगर, तो क्या आ जाएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक इसके पास टाइम है कि उससे कांटेक्ट करें और अपनी इनवाइस को क्लेम करवा लें। इसकी इनवाइस क्लेम हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? तो अच्छा, इसके पास कितना टाइम है, ये अगले साल की अगले महीने की 10 तारीख तक, यानी अगर जनवरी की इनवाइस है ना, तो इसको ऑर्डर है कि ये 10 फरवरी तक अपनी तमाम सेल शो करे। यानी सेलर को अपनी तमाम सेल 10 तारीख तक शो करनी है। अगली तारीख की सेल डालनी है उसने जितनी की है। और बायर के पास कितना टाइम है, 15 तारीख तक। और उसके बाद 18 तारीख तक इन्होंने टैक्स जमा करवाना होता है। 18 तारीख तक मजीद 3 दिन मिलते हैं कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर दो। इज इट क्लियर? कोई इशू हो? नहीं नहीं नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि हर सेलर की जिम्मेदारी है कि महीना खत्म हो जाए तो 10 तारीख तक अपनी सेल डाल दे।
अपनी सेल डाल दे। इतनी देर में वो बंदा, बायर रुकते नहीं है, बायर भी अपनी परचेज डाल रहे होते हैं, तो वो टैली करी जाती है उनके साथ। समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता कि ये परचेज नहीं, ये भी परचेज डाल रहे होते हैं अपनी। ये इनवाइस बननी शुरू हो जाती है, रिटर्न बननी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे वो सेलर भी अपनी इनवाइस डालता है, ये अपनी परचेजेस डालते हैं, वो टैली हो के निकलती रहती है। जो बच जाती है ना 15 तारीख तक, 15 तारीख आ गई फर्ज करें, राइट, अभी तक सेलर ने अपनी इनवाइस यहाँ डिक्लेयर नहीं की, तो वो फिर डिस्क्रिपेंसी में डाल देता है कि आपने 110 इनवाइसेस शो की थी, 100 इनवाइसेस आपके सप्लायर ने शो कर दी, इनमें से 10 इनवाइसेस ऐसी हैं जो फलां फलां लोगों ने अभी तक शो नहीं की, लिहाजा हम आपको उसका इनपुट नहीं दे रहे। प्रैक्टिकली मिल जाता है, छोड़ दें उसे, हम न्यूमेरिकल के लिए करते हैं ताकि आपके दिमाग में दो डिफरेंट अप्रोचेज ना आए। तो सॉफ्टवेयर उसको होल्ड कर लेगा, समय ने क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा कि भाई ये 10 इनवाइसें आपकी मेरे पास हैं अमानतन, आप उस बंदे से कहें कि वो शो करे, वो अगले महीने शो कर दे, उससे अगले 6 महीनों तक वो शो कर दे, वो क्लियर कर देगा आपको। ओके, यानी उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम, इनपुट आईपी जो है वो टैक्स को कम करता है, इनपुट टैक्स टैक्स को आपकी फेवरेबल होता है, आपकी फेवरेबल होता है। ओके, कोई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, सर मैंने पिछले साल सेल्स टैक्स के लेक्चर लिए थे, दोबारा ले लूं? मैं कहता हूँ मेरा हर साल स्टाइल चेंज होता है, मैं हर साल वैल्यू एडिशन के तौर पे जाता हूँ कि यार इस दफ़ा मैं नई चीज़ करवाऊँ, इस दफ़ा मैं नई, ये मेरा पहली दफ़ा स्टाइल है जिस तरीके से मैं आज पढ़ा रहा हूँ, राइट, ताकि चीज़ें आसान हो। इस ये बात समझ आ गई आपको? कोई सवाल? तो ये 10 तारीख तक होता है सैलर का। अच्छा, सेल से सी भी हो सकता है, सी फॉर सेल वैसे तो ऐसे होता है, लेकिन सी फॉर सेल हो सकता है ना। वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस नेक्जर का नाम नेक्जर सी होता है, याद रह जाए ठीक है, ना रहे तो ना सही। तो सेलर किस नेक्जर में जाके सेल डालता है? नेक्जर सी में, नेक्जर सी में। हाँ जी, सॉफ्टवेयर आयरस के अंदर आगे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हम मॉड्यूल कहते हैं ना, वो नेक्जर बोलते हैं। टैब नहीं होते जैसे, जैसे आई कैप में आप जाते हैं ना, स्टूडेंट का टैब है, एक मेंबर्स का है, लिंक्स हैं, तो इन्होंने आगे एक लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक का नाम अनेक्जर सी है। अनेक्स कहते हैं जो चीज जुड़ी हुई है साथ, उसको अनेक्सी जैसे होती है, तो अनेक्सर उसे अनेक्जर बोलते हैं। ओके, तो बायर जो है मेरे ख्याल ए में डालता है, इसका ए अनेक्जर होता है, ए मीन आ गई, ए मीन सी फॉर सेल, याद ही करना है ना। अच्छा, ये एक टेबल है जो इस मैकेनिज्म को दिखा रहा है, इसको याद नहीं करना, इसको एक दफा समझना है, ये कभी आपको एग्जाम में शायद ऐसे ना मिले। ये क्या है, सिर्फ सेल्स का मैकेनिज्म बता रहा है कि किस तरह से बर्डन शिफ्ट होता है सारे का सारा। इंपोर्टर्स इंपोर्ट एट 9200 की उसने चीज इंपोर्ट की, इसको इंपोर्टर को कौन मिलेगा? कस्टम डिपार्टमेंट। इंपोर्टर को कौन मिलेगा? तो इंपोर्टर से क्या कहेगा कि भाई साहब आप मुझे इसका 18% टैक्स दे दें, इसका 18% कितना होगा? जी, 1656। जो इसने दिया है ये इनपुट है आउटपुट है, क्या है? वेरी गुड, शाबाश। तो ये इसने डिपार्टमेंट को दे दिया 1656 रुपये, मैं इसको नेगेटिव में लिख देता हूँ क्योंकि ये माइनस होना है। ओके, एग्री? एग्री। इसने वही चीज होलसेलर को बेच दी 11,000 रुपये की। कितनी? उसने उसको 11,000 रुपये की बेच दी, तो 11,000 का 18%, कितना? ये क्या चीज है? इनकम पे टैक्स आउटपुट ले लिया, ये इसने रिसीव किया है, राइट।
इसमें से ये इसका आउटपुट है, इसमें से ये इनपुट माइनस करेगा, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? 324। ये 324 कैसे आया? आउटपुट 1980 माइनस 1656, ये इसने गवर्नमेंट को दे दिया। अब देखें, ये वाला टैक्स इसने दिया था कस्टम डिपार्टमेंट को, ये टैक्स इसने किसको दिया? गवर्नमेंट को। ये दिया इसने महीना खत्म होने के बाद। ये टैक्स कब दे रहा है? जब इसने अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाई है। यस सर। फर्ज करें इसके अलावा इसकी कोई और सेल नहीं है, देखें, इसको कोई नुकसान हुआ? इसने ये वाला टैक्स इससे रिकवर किया, ऊपर वाली अमाउंट जाके गवर्नमेंट को जमा करवा दी। ओके, यस ये सर। क्लियर हो गया। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हैप्पी। हम सही वाला हैप्पी बनाने की कोशिश करते थे। नहीं, हम तुम जो हैप्पी हैं उनको ग्रीन करते हैं ना, आखिरी का मुंह लाल करेंगे। क्यों नहीं बना? सर आप मुझे एक काम को अजीब समझा। क्या? एक इसलिए मैं बिरयानी अजीब को का तेल बनाता किस हूँ। बेसिक तकलीफ भी तो है ना, किस तरह। तकलीफ भी तो है, मैं जानबूझ के बनाता हूँ। तो ये है जी, मैंने जाना मुंदरे पाके, ये हो गया। तो हैप्पी हो गया। अब ये जो टैक्स इसने दिया था, वो इसका क्या बन गया? इनपुट बन गया। ऐसे ही है ना? यस सर। इसने आगे उसको सेल कर दिया 11,600 का, और इसका अगर आप 18% लें, 208, तो 208 आ गया। इसने 208 में से जो लिए वो पैसे अपने माइनस किए, आउटपुट है इसका, ये इसका इनपुट है। तो इसने जाके ये भी एफबीआर को जमा करवा दिए। ये कब करवा रहा है? एट द एंड ऑफ मंथ। ये दोनों ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। इसका आउटपुट तो इसका क्या बन गया? इनपुट। मैन्युफैक्चरर ने चीजें आगे बेच दी 23,600 रुपए की। अब ये भी हैप्पी। ठीक है जी। इसने क्या किया कि इसमें जो चीजें इसने बेची, इसका 18% लिया, ये इसका आउटपुट और ये इसका इनपुट, और इसने ये जाके एफबीआर को जमा करवा दिए। हैप्पी। कोई बात नहीं यार। आगे तो खुशी होगी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर आउटपुट है तो इसका क्या बन गया? इंक्लूड। इनपुट बन गया। इसने आगे चीजें बेच दी 24,000 रुपए की, और इसका 18% इसने ले लिया। राइट, यही वैल्यू आ रही है। तो इसका आउटपुट, इसका, इसने ये पैसे एफबीआर को जमा करवा दिए। हैप्पी। भाई जितने भी जमा उसने अपने तरह कवर कर लिए ना, यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। कोई कम पैसे जमा करवा रहा है, कोई ज्यादा करवा रहा है, अपने पैसे रिकवर करी जा रहा है। यहाँ अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, आई स्वेयर। ऐसा ही है, अभी तक आपके सामने है। यस सर। मसलन अगर इसने 2,080 रुपये दिए हैं, लिए कितने हैं? 42। 4,000। तो भाई इसने अगर ज्यादा जमा करवाया है तो लिए भी तो ज्यादा है ना। सर। इसके अब्बू के पैसे थोड़ी हैं, इसने अपने पैसे तो निकाल लिए इसमें से। अभी बात तो मुकम्मल नहीं हुई ना। अभी तो वो कहता है रुको भीड़े रुको।
ये ले। अब आ गया जी मैं और आप। अब हम चले गए उसके पास कि भाई इसका इन आउटपुट और इसका इनपुट। इसने कहा सर जी सिर्फ आपके लिए 24,600 रुपये की है, और मेरे से इसने 18% ले लिया। यहाँ टैक्सेबल सप्लाई रुक गई, टैक्सेबल एक्टिविटी रुक गई। मैंने क्या दिया? 4,408 रुपये। मुझे ये टोटल चीज कितने की मिली? इन दोनों को ऐड कीजिएगा प्लीज। 29,028। मैं नहीं कहूंगा कि मेरी 26,000 24,600 की चीज है। मैं कहूंगा ये टेबल मुझे 29,028 रुपये का पड़ा है। आप जब बाजार से कोई बोतल लेके आते हैं, जूस लेके आते हैं, तो कभी कहते हैं जूस इतना सेल्स टैक्स। आप टोटल प्राइस बताते हैं मुझे इतने का पड़ा। यस सर। तो जहां टैक्सेबल एक्टिविटी खत्म होती है वो सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स कहता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि उसने गवर्नमेंट को ये पे करना है। भाई गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी? उन्होंने हज उम्रे करने हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके और ममवात होती हैं, सारा कुछ होता है। कोई आपके बाप के मुलाजम थोड़ी है कि अपने पैसों से ये सारा खर्चा करेंगे। आप कितनी हिफाजत कर रहे हैं, आपका सारा तो ये आपने बर्दाश्त करना है। तो इसने क्या किया रिटेलर ने? इन पैसों को इसमें से ये माइनस किया, तो इसने जमा करवा दिए एफबीआर को। तो इसने अपना बर्डन, अपने पैसे इससे रिकवर किए, इसने इससे रिकवर किए, इसने इससे और इसने आपसे। ये है आप। ये है ये आप हैं। एफबीआर को टोटल कितना टैक्स किया? इन सबको जमा करें, 1 2 3 4 6। एफबीआर को कितना टैक्स गया? डबल फोटो दे। डबल फोर। टू एट। डबल फोर। डबल फोर। टू एट। किसने दिया? आपने। ये आपने दिया हुआ टैक्स। यस सर। ये टैक्स सारे का सारा मैंने, हम, तुम, सब, ये हमने टैक्स दिया हुआ है। इसलिए सारी सप्लाई, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। सर। अब एक मिनट जी, पूछे। नहीं नहीं सर। अच्छा, अब मैं इस गेम को करने लगा हूँ चेंज। जी पूछ लें आप। सर वो सब चीज़ों पे लिखा होता है स्टोर में लग जाए तो रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी जनरल शिफ्ट टैक्स। यही होता है वो। और अगर उससे भी 10-20 एक्स्ट्रा चार्ज करें तो वो क्या लेते हैं? कौन चार्ज करते हैं? ये स्टोर पे। अच्छा वो। ये। वो आपका भला करते हैं, कितनी दूर आए हैं तो आपको कोई तो फायदा हो। ठीक है पहले सर। वो तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगा ना। यार चल जा भाई तू। अच्छा, अब जो अगली बात बताने लगो इसको ध्यान से, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लेक्चर हैं बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ऐड हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। हाय। भाई चल जा तू, आज क्या हो गया तुझे?
सर इस चौदह हजार 14,000 एक केस लगाएंगे तो हमारी तो लगी है और 5,000 अच्छा जी। ये जरा टेबल को आपने बेटा इधर देख लें जरा। ओके सर। मैं भी अच्छी काम के लिए आया हूँ। अच्छा, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ज़रा तसल्ली से समझना है, बहुत ही तसल्ली के साथ। जहाँ बात ना समझ आए तो वो आपने दोबारा समझ लेनी है, लेकिन लेक्चर ख़त्म होने के बाद। फजूल लाइनें मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। गलत चीज़ें तो नहीं उड़ा रही। वो थोड़ा सा ज़रा मैनेजेबल हो जाए, पढ़ने में आसानी हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। कोई बात नहीं, आप जैसा ही है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। ये टेबल वही मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ये टेबल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। लॉ को मसला ये आता था कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, ये बड़ा तंग करते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जिससे मिल के लॉ को 4,428 रुपये रिकवर करने पड़े? 5 लोग हैं, ऐसे ही है ना। इन 5 लोगों से उसको ये सारे पैसे इकट्ठे करने पड़े हैं। तो एक हम पढ़ते थे थर्स्टी क्रो की कहानी, अगर आपको याद हो। थर्स्टी क्रो। आप समझे कि थर्स्टी क्रो में ये पानी जो है ये टैक्स है, राइट। और ये कौवा जो है ये टैक्स कमिश्नर है। ये कौवा जो है ये हमें पीना चाहता है, ये हमें पीना चाहता है। और ये इसकी टेक्निक है पानी को ऊपर लाने के लिए। पहले पानी पहले जो पानी था वो ऊपर था ये वाला, इसलिए आराम से पी रहा था। एक घड़े में पानी ऊपर नहीं आता, इससे जो है वो पानी क्या होता है, मसाइल पैदा करता है। इसके लिए इसने टेक्निक ढूंढी कि इसके अंदर पत्थर डालो, पत्थर डाल डाल के पानी खुद ही ऊपर आ जाए। समझ आ गई है? ये ये समझ लें कि थर्स्टी क्रो वाला था। जब इसको पता चला कि ये लोग टैक्स नहीं जमा करवाते, उसके लिए इसने क्या सोचा, उसने कुछ प्रोडक्ट्स को लेके ग्रुप बनाया
ध्यान से सुनिएगा क्या किया। कुछ प्रोडक्ट्स ली, उनको उसका नाम रख दिया रिटेल गुड्स। उनका नाम क्या रखा? ये वो रिटेल गुड्स नहीं है, ठीक है। ये वो रिटेल गुड्स नहीं है जो कि हम हर, इसमें बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनको आप रिटेल गुड्स आम तौर पर कहते हैं, कुछ चीज़ों को आप रिटेल गुड्स नहीं कहते। इस शेड्यूल का एक बहुत बड़ा मकसद ये था, उसने कहा जो बंदा भी ये गुड्स बनाएगा वो उसकी एंड कंज्यूमर की प्राइस छापेगा, इसके ऊपर लिखेगा, या कम से कम हमें जरूर बता। इन चीजों की कहता प्राइस हमें लाजमी बताएगा। ये बात क्लियर हो गई यस सर। कि नहीं? समझ आ गई? पहला काम। दूसरा काम वो ये करेगा, अच्छा इसमें सारी चेन सप्लाई होगी, सिर्फ रिटेल गुड्स में रिटेलर नहीं डील करता, इंपोर्टर भी आएगा इनमें। देखो ना, शैम्पू है उसमें इंपोर्टर आएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा, होलसेलर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, डीलर आएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि रिटेल गुड में रिटेलर ही डील करते हैं। ये पूरी सप्लाई चेन बनती, पूरी सप्लाई चेन बनती, सारे डील करते हैं। उसने इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर से कहा कि जो रिटेल प्राइस तुम लिखोगे ना, राइट, तुम लोगों से वही टैक्स लोगे, अपनी प्राइस का टैक्स नहीं लोगे। बात जरा ध्यान से सुननी है। देखें, इंपोर्टर ने इंपोर्ट की, तो वो इंपोर्टर से पूछता है कि साहब ये बताओ, मैं थोड़ा सा डेटा को मजीद मैनेज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि टेबल छोटा हो जाए। उसने इंपोर्टर से कहा कि भाई तुमने इंपोर्ट की है ये चीज़ 9,200 रुपये की, बड़ी तसल्ली से सुनना है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, कोई हरामजादगी नहीं करनी, तसल्ली के साथ ये बात सुननी है। इसको कहते हैं उसकी कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्या हो गया तुम्हें? वो कहता है तुम आगे कितने की, तो क्या मसला है, कुछ हेट तो नहीं कहना। वो कहता है तुम कितने की बेच रहे हो, इसको कहते हैं सेल प्राइस। क्या कहते हैं? बड़ी तवज्जो से सुनना है। वो इससे पूछता है टैक्स वाला कि इसकी रिटेल प्राइस क्या है। रिटेल क्या है? आखिरी बंदे को जब ये चीज बिकेगी तो कितने की बिकेगी? ये कहता है आखिरी बंदे को बिकेगी 24,600 रुपए की। कितने की? बात बड़े गौर से, तीन चीजें मैंने बताई हैं, तुमने खरीदी कितने की है, तुमने बेची कितने की है, और आखिरी इसकी रिटेल प्राइस क्या थी। क्या थी? आपको एग्जाम में ये तीनों चीजें नॉर्मली गिवन होती हैं। ओके। ये कहता है मुझे तो दो ना तुम, 1,656 कहता, दे दिए, राइट। अच्छा, वो कहता है, मैं अब मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, वो कहता है कि भाई अब तुमने इस बंदे से जो सेल्स टैक्स लेना है ना, वो तुमने अपनी सेल प्राइस पे नहीं लेना, वो किस पे लेना है? रिटेल प्राइस पे। यानी तुम इससे पैसे 11,000 ही लो, लेकिन इससे तुम 1,980 रुपये टैक्स नहीं लोगे। अब इसका 18% ही लोगे, अपनी सेल प्राइस के इससे तुम टैक्स हैं। तुम इससे कितने पैसे लोगे? इसका 18%। समझ आ रही है? वो कितना बनता है जी? 4,428। और इसमें से अपने पैसे माइनस कर लो, तो बाकी क्या बचा? हाँ जी, 27। ये मुझे दे, तो होल इंपोर्टर को कोई नुकसान हुआ? उसने ज्यादा पैसे लिए, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे जमा करवा दिए। फर्क क्या आया? फर्क, फर्क
रिटेल गुड्स के ऊपर सेल प्राइस पे टैक्स चार्ज नहीं होता। जो उस शेड्यूल में गुड्स शामिल होंगी उनकी सेल प्राइस का हम 18% नहीं लेंगे। रिटेल गुड्स की एक ही पहचान है बस, और कोई पहचान नहीं है। रिटेल गुड्स की और कोई पहचान, रिटेल गुड्स की कोई और पहचान। रिटेल गुड्स के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है और लिया जाता है वो रिटेल प्राइस पे लिया जाता है, सेल प्राइस पे नहीं लिया जाता। अब तुम्हें सेल प्राइस की और रिटेल प्राइस की फर्क समझ आई है? ये क्लियर हो गया? सेल प्राइस जो आप चार्ज कर रहे हैं, तो ये बंदा उसको एक्चुअली कितने पैसे दे रहा होगा, ये उसको देगा 11,000 प्लस 4,428 रुपये। तो ये देगा उसको 15,428 रुपये। ये इससे सवाल कर सकता है कि भाई तुम्हारा टैक्स बनता है 1,980 रुपये, वाई यू आर चार्जिंग दिस। तो इसका एक ही जवाब होगा, ये रिटेल गुड्स हैं। ये क्या है? तो इसकी रिटेल प्राइस चेक करो, वो लिखी हुई है 24,600 रुपया। मैं इस पे तुमसे टैक्स, वो खामोश हो जाएगा। अब इसका क्या बना, ये अब ये अपना इनपुट इसे नहीं कहेगा। ये इसका इनपुट कितना बन गया? 4,428 रुपये इसका इनपुट बन गया, से दे दिया। अब जब ये इसको बेचेगा 16,400 रुपये की, तो उससे ये वाला सेल्स टैक्स नहीं लेगा। तो इससे कितना टैक्स लेगा? 4,428 रुपये। ये इससे पूछेगा भाई टैक्स तो बनता है 2,080 रुपये, तुम मेरे से 4,428 रुपये क्यों ले रहे हो? इसका भी यही जवाब होगा, रिटेल गुड्स के ऊपर सेल प्राइस पे टैक्स चार्ज, रिटेल गुड्स पे सेल प्राइस पे टैक्स चार्ज। ये समझ आ रही है? भाई बोले ना। इस ओके? तो ये इससे कितना ले लेगा? 4,428। ये इसका आउटपुट, ये इसका इनपुट। ये कितना टैक्स देगा? कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया 4,428 रुपये। समझ आ रही है? जब ये इसको बेचेगा आगे चीजें 23,600 रुपये की, तो ये इससे ये वाला टैक्स नहीं लेगा। ये कितना लेगा? 4,428 रुपये, इसका बन जाएगा 4,400। तो ये इसका आउटपुट, ये इसका इनपुट, तो ये भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देगा। ये भी निचता, ये भी निचता। अब ये टैक्स बन गया इसका 4,428 रुपये। ये जब इससे सवाल करेगा, ये इसको यही जवाब देगा कि भाई मैंने तुमसे टैक्स जो है वो इस पे नहीं लिया हुआ। अब आगे इसकी बारी, ये रिटेलर को बेचता है, तो ये इससे ये टैक्स, वो कहेगा जनाब 4,320 रुपये लो। कहता नहीं, मैं तुमसे टैक्स लूंगा 4,428 रुपये। क्यों? क्योंकि ये रिटेल गुड्स हैं। समझ आ रही है? तो इसका आउटपुट कितना होगा? 4,428। ये इसका आउटपुट, ये इसका इनपुट, तो ये भी टैक्स नहीं देगा। अब रिटेलर की बारी आ गई, तो इसका कितना आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ 4,428। तो ये तो ले ही मेरे से यही रहा है, तो ये इसका कोई भी। अब ना इसने पैसे दिए, ना डिपार्टमेंट इसके पास गया, ना इसके पास गया, ना इसके पास गया, ना इसके पास गया। वो पहले इन दोनों को टोटल करें, कितना बनता है? कितना बनता है? इन दोनों को टोटल कीजिएगा। 4,400। ये किसने दिया? मैंने। तो एंड कंज्यूमर ने दोनों सूरतों में 4,428 ही दिया। पहली में भी एंड कंज्यूमर को कोई फर्क, यहां किसी भी शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे हैप्पी हैं, क्योंकि सब ने अपना टैक्स रिकवर किया हुआ है। सब ने अपना टैक्स रिकवर, ना एफबीआर को कोई फर्क पड़ा, ना सप्लाई चेन में किसी को फर्क पड़ा, ना एंड कंज्यूमर को कोई फर्क। तीनों उसी स्टेट में है, सारे लोग एक ही मॉडल में चल रहे हैं। एफबीआर को एक खुशी हुई है कि उसको यहां पर 5 लोगों की बजाय एक ही बंदे से सारा टैक्स रिकवर हो चुका हुआ है। ये वो कौवा है जिसने पत्थर डाल डाल के, मैंने कहा दफा हो, नहीं तो ऐसे ठीक।
समझ आई है? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। एक मिनट, अब समझ आई? लेट यस मी सर। कंप्लीट, ये बात क्लियर हुई है? यस सर। अब सवाल एग्जाम में कैसे होगा? एग्जाम में आपको जब भी पता चल जाए कि ये रिटेल गुड्स हैं, तो इनकी आपको सेल भी गिवन होगी और परचेज प्राइस भी गिवन होगी, और इसके साथ आपको रिटेल प्राइस भी गिवन होगी। तो आपने सेल करते हुए भी रिटेल प्राइस को लेना है, परचेज करते हुए भी रिटेल प्राइस को ही लेना है। ये है असल पॉइंट जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा था। मिसाल है, वो कहता है चीज उसने खरीदी है 90 रुपए की, बेची है उसने 100 रुपए की, और इसकी रिटेल प्राइस है 200 रुपया। तो आप परचेज के टाइम पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो 90 नहीं लिखेंगे, आप अपनी प्राइस गिनेंगे 200 रुपया। आप सेल पे ये प्राइस नहीं लिखेंगे, कितनी प्राइस लिखेंगे? 200 रुपया। आप इसका 18% लेंगे और इसका भी 18% लेंगे। यहां भी 36, यहां भी 36, माइनस हुआ तो आपका टैक्स निल आएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज थी, वो प्रैक्टिकल थी, वो लॉजिक था जो मैंने आपको समझाया था, और ये उसका एग्जाम का तरीका है। एग्जाम में जब सेल और परचेज रिटेल गुड्स किया, रिटेल गुड्स को याद करना क्यों जरूरी है? रिटेल गुड्स को याद करना क्यों जरूरी है? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस पे होना है। अब इसमें आपको 18% वाली आइटम भी मिलेंगी, 25% वाली आइटम्स भी मिलेंगी। कुछ कुछ आइटम वो है, वो क्या थी? सुबह उठे, सूटा लगाया इंपोर्टेड सिगरेट का, जूस पिया, टिश्यू पेपर, वहां पर आपका यहाँ 18 की बजाय आप 25% लेंगे। लेकिन अगर लोकल शैम्पू है तो 18% लेंगे। ये रिटेल गुड्स का एक ही मॉडल है, रिटेल गुड्स का एक ही मॉडल है। ये घर जाके अम्मी को बताना, अब्बू को बताना, सबको बताना आपने। राइट, उन्हें फोन करना अपने अंकल को, सर अब पापा, चाचू, मामू, फुफो, रिटेल गुड्स का सर ने आज एक मॉडल बताया है कि वो तो चूंकि जो इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर होता है ना, इसका नॉर्मली डिफरेंस होता है, तो वहीं से तो सारा टैक्स रिकवर हो जाता है। इसके अलावा रिटेल गुड्स में जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेडिंग, उनका सेल परचेज, उनका आउटपुट इनपुट सेम होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर का डिफरेंट होता है। बल्कि आजकल तो इंपोर्टर से भी रिटेल प्राइस में लेना शुरू कर दिया इन्होंने। आजकल तो इन्होंने इससे 1656 ही ले रहे हैं, इससे शुरू में ही 4428 ही ले रहे हैं, ताकि इसका भी जीरो ही हो। ये अगली स्टेज भी महीने का इंतजार भी ना करना पड़े, सारे का सारा एक स्टेप और खत्म कर दो। समझ आ रही है कि नहीं? कोई समझ आई है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। रिटेल गुड्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 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 ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसकी सेल और परचेज प्राइस क्या होगी? रिटेल प्राइस होगी। जितने की मर्जी खरीदे, जितने की मर्जी बेचे। ये अपने आप को भी, घर वालों को भी, सबको मुतरब्बे कर दें कि ये बात अपनी जहन में रखें। आपको जब शैम्पू आपके हाथ में आए तो कहे जी इसकी प्राइस किस पे की गई है? रिटेल प्राइस पे। जब चाय पीने लगे तो कहे इसकी रिटेल प्राइस पे टैक्स दिया गया है। जब मोटरसाइकिल पे बैठे तो कहें इसकी रिटेल प्राइस पे टैक्स दिया गया है। जूस बैठे तो उसकी रिटेल प्राइस पे टैक्स दिया गया है। ये दिन रात इतना को बोलने के रात को जब ख्वाब भी आए तो आपकी रिटेल गुड्स आपके पास आ रहे हो। उठे तो यही हो, आपकी मामा उठा के कहे बेटा रिटेल गुड्स बस कर दो, खुदा के वास्ते सीए छोड़ दो। समझ आ गई? बस होगी रिटेल प्राइस, बस रिटेल प्राइस बस कर दो। रिक्शे पे बैठे सोचे रिटेल प्राइस पे बैठ गया, रिटेल प्राइस पे बैठ गया हूँ। बसों में बैठे हैं, आपको रिटेल, मैं जरा शेड्यूल एक दफा दिखाई दूं रिटेल गुड्स का।
किस पेज पे है रिटेल गुड्स, जरा देखिएगा किताब में। शैम्पू लिखूं शायद आ जाए। ये ये देखें, ये देखें, सिगरेट पिए तो टैक्स रिटेल प्राइस पे है, जूस पिए, आइसक्रीम खाएं, सिरप, सिरप ये वो खांसी वाले सिरप नहीं है, पानी बोतलें बेवरेजेस पिए तो क्या सोचा करना है, इसका टैक्स रिटेल प्राइस पे है। पानी, शैम्पू, शैम्पू इस्तेमाल करें, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, सुर्खी पाउडर जब भी लगाएं तो क्या सोचें, टैक्स इसका रिटेल प्राइस पे है। चाय पिए, पाउडरी ड्रिंक्स पिए, मिल्की ड्रिंक्स पिए, पाउडर वाले ड्रिंक्स नहीं, वो पाउडरी जो पीते हैं। टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, स्पाइसेस मसाले खाएं जब रिटेल पैकिंग में, सीमेंट, जब भी सीमेंट की बोरी देखें तो कहें इसका टैक्स रिटेल प्राइस को बता के जाएं कि भाई तुम्हें पता है इसका टैक्स। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स, चूल्हे पे जाए तो सोचें कि इसका टैक्स रिटेल प्राइस पे हुआ है। राइट, एसी चलाएं, ये सोचें। राइट, रेफ्रिजरेटर, गैस अप्लायंसेस के पास जाएं, ये भी सोचें। जब सोफे पे जाके बैठे, फोम प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठे, रिटेल टैक्स पे हुआ है। कोई बंदा पेंट कर रहा है, उसको उतारे नीचे, दरा नीचे, इसका टैक्स रिटेल प्राइस पे होगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, गाड़ी को जब तेल दिलवाएं, सब कुछ करें, ब्रेक फ्लूइड ऑयल्स, ऑटो पार्ट्स हैं, जब भी बिस्किट खाएं आप तो फौरन सोचें रिटेल प्राइस पे। मोटरसाइकिल पे बैठे, रिक्शा पे बैठे हैं, घर में टाइलें लगी हों, टूट जाएं, कहें इसका टैक्स रिटेल प्राइस पे। पेट फूड को इंपोर्ट करें, उसके ऊपर भी है। कॉफी, इंपोर्टेड कॉफी, चॉकलेट्स। अच्छा देखें, चॉकलेट इधर भी आया था, 25% में भी आया था। तो जब इंपोर्ट करेंगे चॉकलेट तो रिटेल प्राइस का 25%, लोकल होगा चॉकलेट तो 18% पे, ये इसमें फर्क होगा। लें जी, तो आपने आज का सबक क्या है आपके लिए, बहुत अहम सबक था आपके लिए कि आज आपने क्या सीखा। आज आपने क्या सीखा, एक तो मैंने आपको रेट्स के ऊपर बात की है सारी। आज मैंने सारी की सारी किसके ऊपर बात की है, 9 शेड्यूल, मोबाइल वगैरह उसमें है, वो आइटम जिस पे 25% टैक्स है वो याद करनी है आपने। गाड़ियों का जिक्र आज आया, ठीक है। रिटेल गुड्स हमने सीखी, रिटेल गुड्स की अहमियत को हमने आज उजागर किया। रिटेल गुड्स क्या होती हैं, कैसे वो चलती हैं, उन बातों के ऊपर हमने बात की। सेल्स टैक्स के मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया, आउटपुट क्या होती है, इनपुट टैक्स क्या होता है, इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया। ये दोनों मेरे लेक्चर आप यूट्यूब पे डाल दें यार, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, आज का भी और कल का भी। सेल्स टैक्स फंडामेंटल्स के नाम से डाल दें, तो सेल्स टैक्स फंडामेंटल या बेसिक्स 1 एंड बेसिक्स 2 डिस्क्रिप्शन दे के ना अच्छी सारी, तो वो उसमें डाल के शेयर कर दें फेसबुक पे, बाकी सब जगहों पर भी इसका लिंक, लोग इससे फ़ायदा उठा सके, हमें भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।